वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में मदनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें मादनी शोबे में सरमाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है और अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। दो तरफा तनासर और इलाकाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस मौके पर कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। फोरम में मुख्तलिफ उमूर पर सिरहासल गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इख्तितामी तकरीब से CEO GDCL अहमद हयात ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के इल्हाक से कानकुनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। कानकुनी से मुतालिक फोरम पर आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। फोरम का मकसद मादनी शोबे में सरमाकारी के मौके को उजागर करना था। नून लीग ने कश्मीर का मसला दुनिया के हर फोरम पर उठाया। हम सब पर फर्ज है हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएं। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से नून लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। बानी पीटीआई की बहनों की गिरफ्तारी का वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई की बहनों हामिद रसा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक है। हिरासत में लेने के बाद उनको अडियाला से 80 किलोमीटर दूर वीराने में छोड़ना काबिल मुसम्मत है। पंजाब पुलिस का खवातीन के साथ नावा सलूक रियासती जबरो तशद्दुद और फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर उसका हिसाब लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर रही है। बानी पीटीआई की रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। उनसे मुलाकात की इजाजत न देना कानून और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुलाकात की इजाजत न देना अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। काश पार्टी जिम्मेदारान भी बानी की बहनों जैसा किरदार रखते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने बानी की बहनों के इनकार की तारीफ कर दी। कहते हैं कि बानी पीटीआई की बहनें नौरीन और उस्मा खान ने अलीमा खान के बगैर मुलाकात से इनकार किया। बहनों ने मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। आज लिस्ट में नाम न होने के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने वालों ने अताअत गुजारी की। बानी सारेकाट उल्टे खेल कर मुश्किल में फंस गए। सेनेटर फैसल वाफ्टा कहते हैं कि पीटीआई में धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। सबको आजादी और माल सब मिल रहा है, कुछ नहीं मिला तो बानी पीटीआई को नहीं मिला। बानी पीटीआई अकेले रह गए हैं। पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई है। पार्टी के हामियों को पता चल गया कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। नहरों पर डायलॉग से इत्तेफाक की राय कायम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पूरी दुनिया में रेगिस्तान आबाद किए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए? इत्तेफाक की राय के बगैर कोई काम नहीं होगा। डायलॉग के जरिए नहरों के मामले पर इत्तेफाक की राय कायम किया जाएगा। टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे पानी को ट्रैक किया जा सकेगा। ये निज़ाम हर सूबे के बॉर्डर पर लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ से बात करें तो ये बानी की रिहाई का जिक्र शुरू कर देते हैं। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का दूसरा रोज दोपहर के शिफ्ट आज 9वीं जमात का जोग्राफिया का पेपर लिया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं
नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इदरीस सराय से। बिल्कुल जी, शहर कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत जो है वो 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और आज सेकंड डे है जब दोपहर में आज जोग्राफिया का पेपर लिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि शहर कराची में तकरीबन 3,75,000 से ज़्यादा जो बच्चे जो है वो पेपर दे रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में अलग पेपर दे रहे हैं और शाम की शिफ्ट में अलग दे रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो 499 के करीब इन बच्चों के लिए जो है वो इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए, जिसमें 256 जो है वो तलबा के लिए है और 243 के करीब जो है वो तालबात के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, पेपर जो है वो सुबह और शाम के लिए लिया जा रहा है। जनरल ग्रुप का जो है वो शाम में लिया जा रहा है, जबकि साइंस ग्रुप का जो पेपर है वो सुबह के टाइम पे लिए जा रहे हैं। आज दोपहर में भी जो है वो जोग्राफिया का पेपर लिया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ये बताऊँ कि नकल की रोकथाम के लिए मैट्रिक बोर्ड के इंतजामिया की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन मज़ाफ़ाती एरियो के कई स्कूलों में जो है वो नकल का जो सिलसिला है वो जारी है और उस पर वो यकीनन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, शहर कराची में जो है वो अप्रैल के महीने में जो तकरीबन गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो बच्चों को पेपरों में आसानी के लिए के इलेक्ट्रिक को एक ख़त लिख दिया गया है कि दौरान इम्तिहानात जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए। अब इस पे कई जगह तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि बच्चे जो है वो गर्मी में बैठ के पेपर देने पे मजबूर हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो जो है वो दफ़ा 144 लगाई गई है इन 499 जो इम्तिहानी मराकज़ हैं, और ख़ास तौर पे जो हसास इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पे जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी और रेंजर्स की सिक्योरिटी भी अलर्ट की गई है और बाकायदा पुलिस जो है वो मुख्तलिफ वक्फे से विज़िट भी करती हुई हमें नज़र आ रही है। जबकि जो बहुत ज़्यादा हसास है वहाँ पे जो है वो रेंजर से एहलकार भी तैनात किए गए हैं और बाकायदा वो सिक्योरिटी के हवाले से बाकायदा उनके जो अफसरान हैं वो बाकायदा विज़िट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं बाकायदा। अच्छा, इसी हवाले से अगर बात कर ली जाए मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से, तो चेयरमैन जो गुलाम हुसैन सऊ हैं उनके साथ जो विजिलेंस कमेटी है वो शहर कराची के तकरीबन 499 मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में जो है नकल की रोकथाम के लिए बाकायदा जो है विज़िट भी करती फिर रही है और बाकायदा ये देख रही है कि बोर्ड की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं आया कि वो सही हैं या नहीं। जी, उलमा कराम, वकला और सहाफ़ियों पर हमले कानूनियत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफर कहते हैं 13 मार्च को SPCA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि BTR में तरमीम की गई। इस तरमीम के जरिए कराची पर वार किया गया। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी पर उतर आई है। जो रिहायशी प्लॉट्स है उनको कमर्शियल कर दिया गया। रफाही प्लॉट्स पर अब क्लब्स और डबू बनाए जा सकेंगे। हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस तरमीम को वापस लिया जाए। कराची के सोराबकोट टाउन UC3 का वाहिद कदीमी कब्रिस्तान खस्ताहाली का शिकार। कब्रिस्तान की दीवारें न होने की वजह से जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करने लगे। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जो सवालिया निशान बन गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हिकरो से। जी सनाउल्लाह, बताइएगा। में सोराबकोट टाउन का कदीमी कब्रिस्तान जिसे लासीकोट का कब्रिस्तान कहा जाता है उधर मौजूद हूँ। इस कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो इसकी जो दीवारें हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कब्रिस्तान की दीवारें ना होने की वजह से जो आवारा जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, कब्रों की बेहुरमती करते हैं। इस कब्रिस्तान जो कदीमी कब्रिस्तान है इसकी देखभाल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ के मकीनों से जब हमने इस कब्रिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की, बनाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर मकीनों से हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहेंगे, कब्रिस्तान में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, दीवार नहीं है, यहाँ पर कोई इंतजाम या कोई नाम की चीज़ नहीं है क्या? मेरा खुद ताल्लुक सिंतर की बदल पार्टी से है। सिर्फ दावे ही हैं काम के, यहाँ पर काम होता नहीं है। टाउन चेयरमैन यहाँ का लाला रहीम जो एक नंबर का झूठा किस्म का इंसान है। आप ये देखें, ये मेन कब्रिस्तान है लासीकोट का और यहाँ की जो है ना दीवारें टूटी हुई हैं। यहाँ पर आवारा कुत्ते अंदर चले जाते हैं, कब्रिस्तानों की बेहुरमती होती है, लेकिन इनको इतना शर्म हया नहीं है कि यहाँ आप देखें ये कितना कचरा पड़ा हुआ है। और इसी के साथ आप राइट पे जब टर्न करोगे आगे जाओगे तो वहाँ का हॉस्पिटल है और उसके साथ सरकारी जो है ना स्कूल है और यहाँ के रोड रास्ते इतने टूटे हुए हैं। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ नुमाइश करता है और आके जो है ना एसनाबाद मोड़ से जो है कि चौक से लेके जो है मेमार मोड़ तक वहाँ पे जो है ना आके ये ग्रीन जो पट्टियाँ हैं वो बिल्डरों से पैसा लेके उसने वो बनाए और आके कहता है कि मैं पीपल्स पार्टी काम करवा रही है और मैं टाउन का चेयरमैन यहाँ पे काम करवा रहा हूँ। गोठों की हालत इंतहाई ख़राब है। आप देखें अयूब गोठ आप चले जाएं, आप सुखिया गोठ चले जाएं,
आप जो है ना फकीरा गोड़ चले जाएं, धनी बज गोड़ चले जाएं, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। सिवाहा के ये जो गलियां हैं जहां पर सेवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है, ये गलियां भी हम आपको पेवर ब्लॉक से पक्की करवा के देंगे। लेकिन इस झूठे किस्म के इंसान ने हमने हामी भरी, जमात इस्लामी ने, मुस्लिम लीग नून ने, हमने इसके साथ मिलकर इसका साथ दिया, लेकिन ये हमें भी मिसयूज कर गया और नाजायज लोगों के दीवारें यहाँ पर उसने तोड़े, नाजायज उनके जो है ना घर तोड़े। अब इतने कदर ये बंदा लाला रहीम गिर चुका है, जो अगर कोई बंदा अपने घर का छत डालता है तो वहां पर जाके खड़े हो जाते हैं इसके बंदे कि हमें आप पैसा दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो हम आपको ये छत डालने नहीं देंगे। अगर ये नहीं बनाएंगे तो सिंध तरक्की पसंद पार्टी सख्त जो है ना एहतजाज की कॉल देगी और हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और इसके टाउन जो ऑफिस है उसका हम घेराव करेंगे। मैं मातम ही कर सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि कह के सब कुछ जो हमने कहना था वो कह चुके हैं, मगर उनके जो टाउन चेयरमैन हैं या यहाँ के यूसी के चेयरमैन जो उनके बलदियाती नुमाइंदे हैं, उनके कान तक जूं तक नहीं रिंगती है। हमें मेरा दोस्त लाला रहीम साहब जो है ना सिर्फ मेमार मोड़ से मेमार तक का टाउन चेयरमैन है, बाकी ये गोट हैं उसके उन हदूद में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो यहाँ काम नहीं करा रहा है। मुझे चेयरमैन साहब हमारा जो है 3 और 4 का दोनों ये कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिलता है। तो भाई फंड नहीं मिलता है तो फंड कौन देगा? सरवर तुनियो देगा या रजीब मक्सी देगा, सत्तार जमात इस्लामी बुरफत देगा, गौस बुगियो साहब ही देगा तो कौन देगा? लाला रहीम ही देगा। जब वो नहीं उसने काम किया तो ठीक है, नहीं तो फिर दमादम मस्कलंदर होगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोटरवे पुलिस बेतंत जाम चोरों की कार्रवाई, छीनी गई गाड़ियों और असलहा समेत दीगर अशिया बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मोटरवे पुलिस के 20 तंत जाम चोरों को हेल्पलाइन 130 के जरिए गाड़ी छीनने की इतला मौसूल हुई थी, जिस पर अफसरान ने जाम चोरों टोल प्लाजा पर गाड़ी को कामयाबी से रोककर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल, गोलियां, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम को तमाम बरामदशुदा सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना जाम चोरों के हवाले कर दिया गया। मौसम का अहवाल शामिल करें। मरी में मौसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में भी तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी हुई। बनुआ गिरदोनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाए पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम जनूबी एशिया ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। आज उसमें जनूबी एशिया में गैर रस्मी सिफाती रवाबित के किरदार को खूब सराहा गया। जनूबी एशिया ऑफ ट्रैक 2.0 डिप्लोमेसी पर एक रोज़ा सेमिनार में मुमताज़ बैनुल-अक़वामी माहिर डॉक्टर पीटर जॉन्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओटोवा डायलॉग और साबिक सीनियर सिफारतकार समीर अकरम ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज डिप्टी सदर NDU एयर एडमिरल जावेद इकबाल हिलाल इम्तियाज मिलिट्री के इस्तकबालिया कलमात से हुआ। एयर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर आयजा आजम ने सेमिनार की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। SIFC की सहूलतकारी ने डेनमार्क और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की शराकतदारी के तहत बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर इत्तफाक किया। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी AP मोलर और पाकिस्तान की मॉसिक शिपिंग कंपनी की क़यादत में पाकिस्तान की बंदरगाहों में जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजीज के नफाज के लिए सरमाकारी का ऐलान किया गया। लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और बंदरगाहों से काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने की मनसूबाबंदी भी शामिल है। दोनों कंपनियों के इश्तराक से ग्रीन शिपिंग के जरिए सामान की नकलो हमल के अमल को माहौल दोस्त बनाने का अज़म जाहिर किया गया। मंसूबे का बुनियादी मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और बहरी सनत को तवानाई के बेहतर वसाइल और तकनीकियों से हम आहंग कराना है। जदीद बहरी टेक्नोलॉजी अपनाने से पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा मुतवक्की है, जिससे तवील मुद्दती इक्तिसादी तरक्की का फरोग होगा। मंसूबे के तहत पाकिस्तान में माहिर बहरी पेशावर अफराद को जदीद माहौल दोस्त जहाज़ों से मुतालिक तरबियत फराहम की जाएगी।
بین الاقوامی سطح پر بھارتی دہشت گردی بے نقاب بھارتی شہری نکھل گپتا پر گروپوتن سنگھ کا قتل کرنے کی سازش کے الزام میں امریکی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی جج کی جانب سے فرد جرم عائد ہونے پر 3 نومبر کو مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی جج نے نکھل گپتا سے برآمد ہونے والے 15,000 امریکی ڈالر کی نقد رقم ضبط کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ یہ رقم سابق بھارتی انٹیلیجنس افسر کی جانب سے کرائے کے قاتل کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئی۔ بھارتی شہری نکھل گپتا پر امریکی حکام کی جانب سے فرد جرم بھی عائد کی گئی۔ نکھل گپتا پر سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو کو قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے۔ امریکی عدالت میں بھارتی شہری کے قتل کے مقدمے پر بھارت کا منفی کردار بے نقاب ہو گیا۔ نکھل گپتا کی گرفتاری پر بھارتی خفیہ ایجنسی کا سیاہ چہرہ سامنے آ گیا۔ گپتا کو جون میں 2023 جمہوریہ چیک میں گرفتار کیا گیا تھا، جس کو 1 سال بعد امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ ماہر بین الاقوامی امور کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی قتل کی سازش میں ملوث ہے۔ نئے اپریل کا آغاز ہوتے ہی چین پر 104% محصولات نافذ العمل ہو جائیں گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ امریکی محصولات پر بات چیت کے لیے 70 ممالک نے امریکہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ تجارتی بات چیت میں غیر ملکی امداد اور ان ممالک میں امریکی فوج کی موجودگی پر بات کریں گے۔ معاہدہ اس صورت میں ہوگا جس میں امریکی ملازمین کا مفاد ہوگا اور جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ ممالک سے بات چیت ہوتی جائے گی اور جوابی محصولات نافذ العمل ہوتے جائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنے تجارتی ٹیم کو تجارتی معاہدے تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا ہے، ساتھ رہیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اردو شاعری کے عظیم شاعر منیر نیازی کی 94ویں سالگرہ۔ ایک ایسا شاعر جس کی شاعری نے لاکھوں دلوں کو چھوا اور اس کے الفاظ آج بھی جذبات کی دنیا میں گونجتے ہیں۔ کائنات سے آ کے رپورٹ دیکھیے۔ میرے دل کو درد دیا جس نے میرے دل کو درد دیا۔ درد، تنہائی، محبت اور وقت کے ساتھ چلنے والی اداسی کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے والے مشہور شاعر کی آج 97ویں سالگرہ ہے۔ منیر نیازی نے اپنے جذبات کو اس خوبصورت پیرائے میں سمیٹا کہ پڑھنے والا خود کو ان اشعار میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ان کا انداز بیاں، لفظوں کا انتخاب اور احساس کی شدت سب مل کر انہیں ایک لازوال شاعر بناتے ہیں۔ ان کی شاعری نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اردو ادب کے چاہنے والوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ ان کی نظموں اور غزلوں میں جو اداسی اور جمالیات کا امتیاز ہے وہ انہیں باقی شعراء سے جدا کرتا ہے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو۔ کیا اچھا، واہ۔ بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ایسے ہی جذباتی اشعار نے منیر احمد کو لازوال بنایا۔ آج جب وہ ہمارے درمیان نہیں، ان کی شاعری ہمیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ان کا فن، ان کی سوچ اور ان کے الفاظ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کائنات ضیاء، 5 نیوز، کراچی۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، سونے کی قیمت میں 3000 فی تولہ اضافہ ہو گیا اور پاکستان صرافہ جیمن جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 3,21,000 روپے اور 10 گرام سونا 2,75,205 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,572 روپے کا اضافہ بھی سامنے آیا ہے۔ اہم خبر ہے سونے کے حوالے سے، سونے کی قیمت میں 3000 فی تولہ اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان صرافہ جیمن جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 3,21,000 روپے تک جا پہنچی ہے، جبکہ 10 گرام سونا 2,75,205 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,572 روپے کا اضافہ سامنے آیا ہے۔
کہتے ہیں پہیا ترقی کی علامت ہوتا ہے، اور جب یہی پہیا کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہو تو یہ صرف سواری نہیں بلکہ ایک انقلاب ہوتا ہے۔ پاکستان کی خواتین اب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نہ صرف روزگار اور تعلیم کے لیے سفر کر رہی ہیں بلکہ معاشرے کی سوچ کو بھی بدل رہی ہیں۔ وانیہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وہ خود اعتمادی کے ساتھ سڑکوں پر نکل سکیں۔ گیئر بدلنے سے لے کر ٹریفک میں توازن رکھنے تک ہر مرحلے پر رہنمائی کی جاتی ہے۔ ادھر سندھ حکومت نے بھی خواتین کے لیے 1000 پنک الیکٹرک بائکس دینے کا منصوبہ شروع کیا تاکہ کام، تعلیم اور روزمرہ سفر میں سہولت دی جا سکے، چاہے تعلیم کا سفر ہو، دفتر کی دوڑ یا اپنی پہچان بنانے کی جستجو۔ موٹر سائیکل اب خواتین کے خوابوں کی ہم سفر ہے۔ وانیہ خان، 5 نیوز، کراچی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے جاری رہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں النصر اسپتال کے قریب صحافیوں کے کیمپ پر بمباری سے 3 صحافی شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ دیر البلح کی رہائشی عمارت پر بمباری سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ سٹی میں بھی بمباری سے 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,810 ہو گئی۔ 1,15,678 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد فلسطینی بچوں کو شہید اور زخمی کر رہی ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل پر پابندی سے فلسطینیوں کو غذائی قلت کا سامنا بھی ہے۔ 18 مارچ کے بعد سے جاری اسرائیلی بربریت میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے۔ غزہ ایک قتل گاہ میں تبدیل ہو چکا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس کہتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے اور اپنی واضح ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے باعث غزہ قتل گاہ بن چکا۔ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا اور اب تک غزہ میں امداد کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا۔ نہ خوراک، نہ ایندھن، نہ دوا، نہ ہی تجارتی سامان۔ غزہ میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ امداد کے رکنے کے ساتھ ہی غزہ میں ہولناکیوں کا دروازہ پھر سے کھل گیا۔ قابض طاقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہریوں کو خوراک اور طبی سہولیات فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی انسانی امداد غزہ میں داخل نہیں ہو رہی۔ اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی کے لیے نئے مجوزہ نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ نظام امداد کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ مغربی کنارے کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مغربی کنارے کو بھی غزہ میں تبدیل کر دیا گیا تو حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ غزہ میں جنگ ہمیشہ نہیں چل سکتی، جنگ بندی بہت ضروری ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران کہتے ہیں کہ ثالثوں سے رابطے اب بھی جاری ہیں لیکن تاحال کوئی نئی تجاویز سامنے نہیں آئی۔ حماس ایسے تمام اقدامات کے لیے تیار ہے جو جنگ بندی اور فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی کو روکنے کا سبب بنے۔